क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है विराम चिन्ह। और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल आता ही है, मान के चलो आप। ठीक है, आपने जो कोर्स ले रखा है उसमें तो पर्टिकुलर आता ही है, लेकिन जो आप अन्य भी अगर किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं साथ में, तो उनमें भी इसका अहम रोल रहता है। और वैसे अगर माना कि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी इस टॉपिक की अहमियत यह है क्योंकि हिंदी में जो अशुद्धियाँ होती है, शब्द शुद्धि, कोई जरूर नहीं है कि विराम चिन्ह आपके सिलेबस में दिया हो तो ही ये इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि आपके शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि में कई बार विराम चिन्ह गलत लगा दिया जाता है और उस आधार पर वो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। कुछ विद्यार्थी आते हैं और डायरेक्ट बोलते हैं सर वाक्य शुद्धि पढ़ाओ। देखिए, वाक्य शुद्धि टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन वाक्य शुद्धि टॉपिक जो पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल लास्ट में पढ़ाया जाता है, जब आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है हिंदी व्याकरण का। उसके बाद में हम वाक्य शुद्धि के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इसका नाम है विराम चिन्ह। क्या नाम है साथियों? विराम चिन्ह है। जैसे आपने सुना होगा अल्प विराम और पूर्ण विराम, अर्ध विराम, ऐसे बहुत सारे देखो मैंने विराम चिन्ह लिख रखे हैं यहाँ पर। पूर्ण विराम इस टाइप का होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह, ठीक है, विकल्प चिन्ह कौन सा होता है, कोष्ठक वाले चिन्ह कौन से होते हैं। तो जितने भी चिन्ह हैं इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से विराम चिन्ह कहते हैं। अब यहाँ से प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं इसके ऊपर अभी थोड़ी देर बाद में हम चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं विराम चिन्ह की परिभाषा क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले इसका अर्थ होता है, विराम का मतलब होता है रुकना, और कई जगह आपको मिलेगा ठहरना या मिलेगा विश्राम। तो विश्राम, ठहरना, रुकना, ये सब विराम के अर्थ है। अगर इसकी परिभाषा की बात हम करें तो वाक्यों में विराम के लिए प्रयोग किए जाने वाले संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? वाक्य में विराम के लिए, यानी कि रुकने के लिए, ठहरने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे बोलते समय बीच में जो रुकना पड़ता है उसे क्या कहा गया है? विराम कहा गया है। अलग अलग परिभाषाएं दे रखी है, आपको जो भी इनमें से सरल परिभाषा लगे उस परिभाषा को आप याद कर सकते हैं। अगली परिभाषा क्या दे रखी है कि लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों को लगाने से वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, भावों की स्पष्टता, लेख की सुबोधता और अर्थ सौंदर्य की दृष्टि से अनेक प्रकार के चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इनको क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। अब विराम चिन्ह देखिए, आगे एक एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। इनको एक शॉर्ट लिस्ट मैंने बता रखा है। कई बार ऐसे आता है एग्जाम में, माना कि आपको इस प्रकार का ये चिन्ह दे दिया जाता है जिसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, और पूछ लिया जाता है ये चिन्ह कौन सा है। तो ये चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपसे पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से हंस पद या त्रुटि बोधक या विस्मरण जो चिन्ह होता है वो कौन सा होता है? इस प्रकार का होता है, ये वाला होता है। ठीक है, इसके अलावा योजक चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला होता है, इसको हाइपन साइन कहते हैं। लोभ सूचक चिन्ह ये होते हैं डॉट डॉट इस प्रकार से। ठीक है, तुल्यता या समता सूचक बराबर का जो चिन्ह होता है उसको बोलते हैं। विकल्प चिन्ह होता है, ये वाला होता है। ठीक है, इसी प्रकार अर्धविराम कैसा होता है? तो अर्धविराम में देखो एक तो बिंदी लगी रहती है और नीचे अल्पविराम वाला होता है। और अल्पविराम कैसा होता है? ये अल्पविराम होता है। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसा होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं इसको, संबोधन चिन्ह भी कहते हैं। तो इस प्रकार से होता है, ये डंडा खींचा रहता है, इसके नीचे ये होता है। ठीक है, ये निर्देशक चिन्ह है और ये रेखांकन चिन्ह होता है। और विवरण चिन्ह इस प्रकार से होता है, जैसे दो बिंदु होता है और इसके साथ में ये लगा रहता है, तो विवरण चिन्ह कहते हैं। कोष्ठक कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग कोष्ठक का अलग अलग प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्ति चिन्ह इस टाइप का होता है। और संकेत चिन्ह आगे हम देखेंगे, इस प्रकार के भी संकेत चिन्ह होते हैं। या फिर इस प्रकार से जैसे कोई पद्यांश में करना हो तो इस प्रकार का संकेत चिन्ह भी होता है। इसके अलावा उद्धरण या उत्तरण चिन्ह इकरा भी होता है, दूहरा भी होता है। जैसे आपने देखा होगा इस प्रकार से जो हम लगाते हैं वो इकरा होता है, और अगर डबल वाला लगाते हैं तो उसको दोहरा कहते हैं। विसर्ग का चिन्ह आपने इस प्रकार देखा होगा, ये विसर्ग का चिन्ह होता है। लाघव चिन्ह, जैसे डॉक्टर जब हम लिखते हैं तो डॉक्टर के साथ जैसे लाघव चिन्ह इस प्रकार से लगाते हैं, ये लगा के, जैसे डॉक्टर इस प्रकार से लिख दिया, जैसे हमने माना कि ये वाला जो चिन्ह लगाया ना, ये वाला चिन्ह लगाया, इसको लाघव चिन्ह कहते हैं।
ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है ये वाले, और इतिश्री या समाप्ति सूचक चिन्ह ये इस प्रकार से होता है। तो मैं वापस एक बार और बना दे रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से होता है। आगे हम थोड़े बड़े करके भी वहाँ बता रखे हैं या थोड़े छोटे छोटे हैं। और अर्ध विसर्ग चिन्ह भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले जैसे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ एक सिंपल उदाहरण दे रखा है, रोको मत पढ़ने दो। तो ये तो सामान्य उदाहरण की बात कर रहे हैं हम, लेकिन अगर इसमें हम अल्प विराम लगा देते हैं, जैसे माना कि ये अल्प विराम लगा दिया, तो रोको मत पढ़ने दो। और इसी प्रकार जो ऊपर वाला वाक्य था, हमने रोको के बाद में नहीं लगा के मत के बाद में अल्प विराम लगाया है, तो देखो दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है। देखो इसका मतलब तो क्या है, रोको मत पढ़ने दो, रोको मत पढ़ने दो मतलब किसी को पढ़ने से रोका जा रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, रोको मत पढ़ने दो, तो इसमें उसमें परमिशन दी जा रही है, मतलब क्या दी जा रही है, परमिशन दी जा रही है पढ़ने की, ठीक है। आगे जानते हैं, एक होता है पूर्ण विराम। क्या होता है पूर्ण विराम, यानी कि फुल स्टॉप बोलते हैं उसे, और इसका अर्थ होता है पूरा रुकना। क्या होता है, पूरा रुकना होता है। जहाँ वाक्य पूरा हो जाता है वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पूर्ण विराम इस प्रकार से होता है, ये वैसे साइन बना हुआ है इसका, ये पूर्ण विराम होता है। ये अर्ध विराम का चिन्ह है, ये किसका है, अर्ध विराम का चिन्ह है। आगे हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अगर हम बात करें पूर्ण विराम की, तो वाक्य के पूर्ण या समाप्ति के बाद ये चिन्ह लगाते हैं, और प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर, क्योंकि प्रश्न बोधक जो चिन्ह है वो भी तो वाक्य के अंत में लगते हैं, इस प्रकार से तो लगता है प्रश्नवाचक। या विस्मयादि बोधक भी कई बार पीछे लग जाता है और कई बार आगे भी लगता है वो, लेकिन यहाँ पर विस्मयादि बोधक और प्रश्नवाचक को छोड़कर अगर बात करें, तो जो लास्ट में जो लगाया जाता है, जैसे राम स्कूल गया, तो ये जो लगाया है ये फुल स्टॉप बोलते हैं इसको, यानी कि पूर्ण विराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम बोलते हैं। तो पूर्ण विराम का चिन्ह इस प्रकार से होता है, इन सब वाक्यों में इसका प्रयोग कर रखा है। जैसे आशा और ममता दोनों सगी बहनें हैं, तो ये यहाँ पर पूर्ण विराम है। सुबह का समय था, तो ये पूर्ण विराम है। भारत मेरा देश है, यहाँ पूर्ण विराम, वाक्य पूरा हो गया। लेकिन वह कितना सुंदर चित्र है, अगर इस चिन्ह की बात करें तो ये तो विस्मयादि बोधक चिन्ह है, और कई बार ये संबोधन चिन्ह का भी काम करता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या है, पूर्ण विराम पढ़ रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं इसकी, तो ये पूर्ण विराम है, ध्यान रखना। इसके अलावा पूर्ण विराम का प्रयोग देखो कहाँ होता है, जैसे कोई दोहा हो, कोई श्लोक हो, कोई चौपाई हो आदि की पहली पंक्ति में इकारा तथा दूसरी पंक्ति में बात करें, दूसरी पंक्ति में बात करें तो दोहरा पूर्ण विराम होता है। जैसे आपने कोई दोहा देखा होगा, तो उसमें देखो ये वाला अगर एक ही इस प्रकार से लग रहा है तो इसको इकारा पूर्ण विराम कहते हैं, और अगर ये दो लग रहे हैं, देखो दो लगे हुए हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, दोहरा पूर्ण विराम कह सकते हैं। जैसे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो सेकंड वाली लाइन में जो आया है वो डबल वाला आ रहा है, इसलिए इसको दोहरा पूर्ण विराम कहते हैं। और अगर ऊपर वाली लाइन में एक सिंगल आया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इकरा पूर्ण विराम कहते हैं। तो सिंगल भी आ सकता है, डबल भी आ सकता है, मतलब इकरा और दोहरा दोनों प्रकार से प्रयुक्त हो सकता है। आगे जानेंगे अर्ध विराम। अर्ध विराम किस प्रकार का होता है, अभी मैंने आपको इसका चिन्ह बताया था, ये अर्ध विराम का चिन्ह है। किसका है, अर्ध विराम का चिन्ह है, मतलब इसमें एक डॉट होता है और उसके बाद में जो अल्प विराम वाला चिन्ह है, ये वाला चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, इसको अर्ध विराम कहते हैं। अब देखो अर्ध विराम का प्रयोग होता कहाँ है, सबसे पहले जानते हैं। देखो पूर्ण विराम का मतलब तो होता है पूरा रुकना, ठीक है। अर्ध विराम का मतलब होता है आधा रुकना, आधा ठहरना। पूर्ण विराम से आधा ठहरने की बात करें तो उसे अर्ध विराम कहते हैं, सेमीकोलन कहते हैं विद्यार्थी इसको। जहां अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरना हो वहां अर्ध विराम लगाया जाता है। देखिए अगर हम बात करें थोड़ा सा रुकना है जब तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पूरा रुक जाता है तो वहां पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहां इन दोनों के बीच की बात आ जाए, इससे ज्यादा और इससे कम रुकना हो, तो यहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे विद्यार्थियों, समय बड़ा बलवान है उसके आगे किसी का वश नहीं चलता। समय बड़ा बलवान है उसके आगे किसी का वश नहीं चलता। यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है ये अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग होगा। इसके अलावा कभी कभी दो वाक्यों के समान अर्थ को अलग अलग दर्शाने के लिए भी अर्ध विराम का प्रयोग होता है। तो कब होता है विद्यार्थियों, जब किसी का दोनों का अलग अलग दर्शाना हो दोनों के अर्थों को, तो ऐसी स्थिति में भी अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे चंद्रोदय हुआ और तारे चमकने लगे, चांदनी छिटक गई और लोग सोने की तैयारी कर रहे थे और मैं उसी चिंता से ग्रस्त था। तो देखो इन सब वाक्यों के बीच में अर्ध विराम आ रहा है।
कौन सा विराम आ रहा है विद्यार्थियों? सेमीकोलन आ रहा है। इसके अलावा जो संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में जब परस्पर विशेष संबंध नहीं होता है तब उनके मध्य ये चिन्ह लगाया जाता है। इसके अलावा एक उपवाक्य वाक्यांश का दूसरे उपवाक्यांश या वाक्यांश से दूर का संबंध दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बादल छाए फिर भी वर्षा नहीं हुई, आज की कक्षा में कक्षा अधूरी रही। देखो यहाँ अर्ध अल्प विराम का प्रयोग हो रहा है विद्यार्थियों, ठीक है। तो अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर इस जगह पे हो रहा है। तो आज की कक्षा अधूरी रही, कल समाप्त होगी। इसी प्रकार दो उपाधियों के बीच में भी इसका यूज होता है। किस प्रकार? जैसे बीए और एमए, दो डिग्री है, एक तो बीए की डिग्री है और एक एमए की डिग्री है, इन दोनों के बीच में इसका प्रयोग हो रहा है विद्यार्थियों। तो ये वाला जो अपना अर्ध विराम चिन्ह है इसका प्रयोग देखो कहाँ कहाँ होता है। देखिए एक तो जैसे अल्प विराम से थोड़ा अधिक ज़्यादा रुकना हो तो ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग करते हैं। दो वाक्यों में समान अर्थ को अलग अलग दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। संयुक्त वाक्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक उपवाक्य या वाक्यांश का दूसरे उपवाक्य या वाक्यांश से दूर का संबंध बताना हो तो ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा दो उपाधियों के बीच में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो कब कब इसका प्रयोग किया जाता है वो मैंने एक तरफ लिख रखा है, एक तरफ इसके उदाहरण लिख रखे हैं। इसके अलावा देखिए भगत सिंह नहीं रहे वे अमर हो गए, भगत सिंह नहीं रहे वे अमर हो गए, तो यहाँ पर भी इसका प्रयोग हुआ है। नदी में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे, यहाँ पर भी इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। एक अगला चिन्ह विद्यार्थियों, देखो मैंने पूर्ण विराम पढ़ा दिया आपको, अर्ध विराम के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब पढ़ेंगे हम अल्प विराम के बारे में। किसके बारे में? अल्प विराम के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा जिसको हम इंग्लिश में कोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोमा कहते हैं। ज़्यादातर आजकल क्या है विद्यार्थियों, हिंदी की जो शब्दावली है उनका बहुत कम प्रयोग किया जाता है, और विद्यार्थियों को अगर केवल हिंदी के शब्दों में अगर समझाया जाता है तो उनको हिंदी भाषा बहुत ही ज़्यादा क्लिष्ट लगने लग जाती है। तो मेरी कोशिश रहती है कि इंग्लिश का कोई शब्द मिल जाता है, अगर मुझे जो सामान्यतः विद्यार्थी उसको प्रयोग करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ इंग्लिश का वर्ड बोलने की, ठीक है। तो आप भी कोशिश तो कर लें इंग्लिश बोलने की, लेकिन कोशिश यही करना कि आप उसको हिंदी में समझें, हिंदी में समझना ध्यान रखें, क्योंकि हिंदी के विद्यार्थी हों, हिंदी में की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके लिए तो फिर हिंदी में आपको समझना होगा, क्योंकि एग्जाम में तो हिंदी में ही आएगा, इंग्लिश में तो नहीं आ सकता, तो थोड़ा हिंदी का ध्यान रखना है ना। तो देखो अल्प विराम का मतलब कोमा, इसका अर्थ होता है बहुत कम समय के लिए रुकना, बहुत कम समय के लिए रुकना अल्प विराम होता है। इससे थोड़ा ज्यादा रुकना अर्ध विराम होता है, और पूरा रुकना पूर्ण विराम होता है। तीनों एक साथ हम याद कर सकते हैं, ठीक है। किसी शब्द के उच्चारण के पश्चात तथा दूसरे शब्द का उच्चारण प्रारंभ करने से पूर्व कुछ क्षण के लिए जो विराम आता है, जो ठहराव आता है, उसे अल्प विराम कहते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग अर्ध विराम से भी कम समय रुकने के लिए किया जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा रुकना है तो फिर अर्ध विराम का प्रयोग कर देते हैं हम, ठीक है। एक ही प्रकार के कई शब्दों प्रयुक्त होने पर यह चिन्ह लगाया जाता है, लेकिन अंतिम शब्द से पहले अल्प विराम का प्रयोग नहीं होकर और का प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? और शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर आ रहा है आम, सेब, केला, अमरूद, टमाटर खरीदे गए। तो यहाँ पर जो देखो आम के बाद में अल्प विराम आ गया, सेब के बाद में आ गया, केले के बाद में आ गया, लेकिन अमरूद के बाद में नहीं आ गया, क्योंकि जो लास्ट वाला ने टमाटर और अमरूद, इसके बीच में हमने अल्प विराम नहीं लगाकर और लगा दिया। कोशिश करना जब बहुत सारे शब्दों के बीच में अल्प विराम लगाया जाता है, लास्ट वाला जो होता है उससे पहले अल्प विराम नहीं लगाकर और का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार हाँ और नहीं के पश्चात भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। कैसे? देखना, हाँ कल मैं जाऊंगा, तो हाँ के बाद में देखो अल्प विराम का प्रयोग होता है। नहीं ये काम नहीं हो सकता, तो यहां पर भी अल्प विराम का प्रयोग हुआ है, ठीक है। वाक्यांश या उपवाक्य को अलग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम विद्यालय जाता है पर पढ़ता नहीं है, राम विद्यालय जाता है पर पढ़ता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा कभी कभी संबोधन सूचक शब्द के बाद भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संबोधन जो सूचक चिन्ह होता है उसके स्थान पर कह सकते हैं हम। जैसे पूजा कल से नाश्ता सवेरे बनाना है,
तो यहाँ पर जो ये चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए था संबोधन चिन्ह का, और संबोधन चिन्ह का प्रयोग नहीं कर कर यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जा सकता है। मैंने संबोधन कारक में भी आपको पढ़ाया है। इसके अलावा अरे रमेश तुमने ये काम किया, अगर यहाँ पर हम ये संबोधन चिन्ह लगाते हैं तो भी जच जाता, कोई दिक्कत नहीं था। और इसकी जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, अल्प विराम भी लगा सकते हैं। इसके अलावा शब्द युग्मकों में अलगाव दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे रात और दिन, आज और कल, सफेद और काला। तो देखो इन सब के बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया जा रहा है। आगे जानते हैं कि पत्र में अभिवादन और समापन की स्थिति में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे प्रिय भाई, बहुदिये, मान्यवर आदि, इनके बाद में विद्यार्थियों इनका अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो क्रिया विशेषण अव्यय होता है, क्रिया विशेषण वाक्यांशों के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे एक गाड़ी आई, दूसरी आई, तीसरी आई, तो इनके बाद में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए आदि इत्यादि जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं उनसे पहले भी इसका प्रयोग किया जाता है। वह काम करता है क्योंकि गरीब है, वह काम करता है क्योंकि गरीब है। तो क्योंकि से पहले विद्यार्थियों इसमें क्या आ रहा है, अल्प विराम का प्रयोग हो रहा है। शब्दों से तारीख के साथ महीने का नाम लिखने के बाद तथा सन, संवत के पहले भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे 15 अगस्त 1947, ठीक है, भारत स्वतंत्र हुआ, तो 15 अगस्त के बाद में देखो हमने अल्प विराम लगाया। 1947 को यहाँ पर भी हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। इसके अलावा उद्धरण से पूर्व अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। गांधी जी ने कहा करो या मरो, तो ये जो उद्धरण चिन्ह होता है ना, ये वाला देखो, ये उद्धरण चिन्ह है, ये वाला है क्या है, उद्धरण चिन्ह है, ये दोहरा उद्धरण चिन्ह है, इकरा भी होता है, दोहरा भी होता है, ठीक है। करो या मरो एक वाक्यांश है, पूरा नारा है। इससे पहले यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे माना कि आपको ये वाक्य दे दिया जाता, आपको वाक्य क्या दे दिया गया, गांधी जी ने कहा करो या मरो, और यहाँ पर अगर ये अल्प विराम लगा के नहीं देता और आपसे पूछ लेता कि ये वाक्य शुद्ध है या शुद्ध है, तो आप तो सोचते यार सही है, गांधी जी ने कहा था करो या मरो का नारा दिया था, ओके, और इसको डबल इन्वर्टेड कोमा में भी इसने बंद कर रखा है, तो इसका मतलब सही है। नहीं विद्यार्थियों, यहाँ पर कोमा आना चाहिए था। इसके अलावा जो अंकों को लिखते हैं उस समय भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 जो भी लिखते हैं, उसके बाद में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे इसके 1 के बाद में, 2 के बाद में, 3 के बाद में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो अल्प विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है अभी हमने देखा विद्यार्थियों, तो अभी बताया आपको, अंकों के बाद में भी इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा एक ही शब्द का वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। कहो कहो क्या बात है, तो कहो कहो देखो एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा हाँ हाँ कल मैं जाऊंगा, तो हाँ हाँ के बाद में इसका प्रयोग हो रहा है। वाक्य में जहां थोड़ा रुकना हो वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम भी अजीब आदमी हो, न बोलते हो न दूसरे को बोलने देते हो, यहां पर इसका प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा बात करें वाक्य में जब एक ही प्रकार के 2 से अधिक शब्दों का प्रयोग किया गया हो, जैसे अपना तन मन धन सर्वस्व देश की सेवा में समर्पित कर दूंगा, तो देखो इनके सबके बीच में क्या आ रहा है, कोमा आ रहा है, अल्प विराम आ रहा है। इसके अलावा जो समानाधिकरण शब्द से पूर्व और पश्चात भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं रमेश शपथ पूर्वक कहता हूं, ऐसी स्थिति में। इसके अलावा किसी पूर्ण वाक्य के उपवाक्यों को अलग अलग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। जब अनेक युग्म एक साथ आते हैं और युग्म शब्दों को अव्यय से जोड़ा हुआ होता है, तब प्रत्येक जोड़े से पूर्व अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे पाप और पुण्य, यहाँ आ जाएगा अल्प विराम, सुख और दुख यहाँ आ जाएगा, राग और द्वेष यहाँ आ जाएगा, तथा ज्ञान और अज्ञान एक दूसरे के पूरक है, तो ऐसी स्थिति में भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। देखिए आपको ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, अच्छी तरह जानते हैं आप, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है विद्यार्थियों। तो ये जो साइन ऑफ इंट्रोगेशन जो साइन होता है विद्यार्थियों, इसका थोड़ा ध्यान रखना होता है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों के अंत में होता है। कभी कभी इसका प्रयोग हम डाउट करने, संदेह, अनिश्चय, व्यंग्यात्मक भाव की स्थिति में भी इसका कोष्ठक के बीच में लिखकर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है वो आप आगे देखिएगा, अभी मैं उदाहरण बता देता हूँ आपको। जैसे प्रश्नवाचक वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे वहाँ आप क्या कर रहे थे, तो यहाँ पर देखो
पर्सनवाचक जो सर्वनाम है इसका भी वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, और इसका वाक्य के अंत में देखो ये पर्सनवाचक चिन्ह आ रहा है। इसके अलावा जयंत किस कक्षा में पढ़ता है, तो यहाँ देखो लास्ट में आ रहा है पर्सनवाचक चिन्ह। संदेह प्रकट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्या कहा वे चोर है, डाउट करने के लिए, क्या कहा वे चोर है, तो यहां देखो प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, आ सकता है बिल्कुल। क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, यहां पर भी आ रहा है। तुम कब आओगे, तो ऐसी स्थिति में भी प्रश्नवाचक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक होता है विस्मयादि बोधक या विस्मयादि बोधक चिन्ह या संबोधन बोधक चिन्ह होता है। और जैसे अगर कारक में जब हम पढ़ते हैं तो संबोधन चिन्ह की बात ही इसका यूज होता है, और अगर इसको अव्यय में पढ़ते हैं, अविकारी शब्दों में पढ़ते हैं, तो विस्मयादि बोधक जो अव्यय पद है उनके बाद में अगर प्रयुक्त होता है तो इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। आगे जानते हैं इसका प्रयोग कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे होता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। संबोधन, हर्ष, विस्मय, घृणा, भय, व्यंग्य आदि की सूचना देने वाले वाक्यों में इस विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके अलावा वाक्य में इस चिन्ह का प्रयोग भाव सूचक शब्दों के बाद किया जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये वाक्य के अंत में भी लगाया जा सकता है। वैसे तो ये वाक्य की शुरुआत में आता है ज्यादातर, लेकिन कभी कभी वाक्य के अंत में भी ये प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे देखते हैं, वह कितना सुंदर दृश्य है, तो वह के तुरंत बाद में देखो विस्मयादि बोधक चिन्ह आ रहा है। ऐसी स्थिति में इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहेंगे, क्योंकि ये जो अव्यय है, अव्यय पद है, वह इसके बाद में प्रयुक्त हो रहा है। तुम्हारा कल्याण हो, तो ऐसी स्थिति में देखो लास्ट में आया है, तो आशीर्वाद बोधक बोलेंगे इसको। और छी छी कितनी गंदगी है, तो घृणा का बोध करा रहा है। यहाँ पर ये छी के बाद में विद्यार्थी आ रहा है, इसलिए इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलेंगे। हे भगवान अब तो तुम्हारा ही आसरा है, तो यहाँ पर इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं बोलकर संबोधन चिन्ह बोलेंगे, क्योंकि संज्ञा शब्द के बाद में आ रहा है। अगर संज्ञा शब्द के बाद में ये वाला चिन्ह आता है तो ऐसी स्थिति में इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं बोलकर संबोधन चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, अरे आप आ गए, यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह आ रहा है। हाय अब क्या होगा, दुख प्रकट हो रहा है। मैं जानता हूं कि तुम कितने ईमानदार हो, तो यहां पर भी इस चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। आगे जानते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे उदाहरण देख, विस्मयादि बोधक की परिभाषा, विस्मयादि बोधक के प्रकार उदाहरण दे रखे हैं। विस्मयादि बोधक ऐसे शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। विस्मयादि बोधक शब्द के उदाहरण कौन से, जैसे अरे के बाद में आ गया, हाय के बाद में चिन्ह आ रहा है, शाबाश के बाद में आ रहा है ये वाला चिन्ह, शांत, क्या, वाह वाह, छी छी, बहुत अच्छा, हा हा, आश्चर्य, बाय, ये सब के बाद में अगर इस चिन्ह का प्रयोग होता है तो इसका हम आराम से यूज कर सकते हैं। एक होता है उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह कहते हैं, और ये इकरा भी होता है और दोहरा भी होता है। ऐसा होता है, ये इकरा टाइप का भी होता है, दोहरा भी होता है। देखो अगर इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जा रहा है तो ये तो इकरा है, और अगर मतलब 66 और 99 की तरह आपको इसका प्रयोग करना है, इस प्रकार से अगर इसका यूज हो रहा है तो ये दोहरा होता है। तो इकरा भी होता है और दोहरना भी, दोहरा उद्धरण चिन्ह भी होता है, दोनों प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इकहरा उद्धरण चिन्ह को हम देख लेते हैं, कब इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस टाइप का, मतलब अगर हम इसको देखते हैं तो 6 और 9 की तरह लिखा होता है, सही नहीं लिखा हुआ ये, ठीक है। तो किसी कवि का उपनाम लिखना हो तो इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी को क्या कहते हैं, निराला कहते हैं। इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसी लेखक की रचना को अगर इससे मतलब करना हो तो किस प्रकार से करते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की, तो यहाँ जो कामायनी है इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं, ध्यान रखना। वाक्य में जब किसी शब्द पर बल दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी इकरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे, अभी देख लीजिए आप। जैसे योग दर्शन के प्रवर्तक जो है वो पतंजलि है, कौन है, पतंजलि है, यहाँ पतंजलि में आ जाएगा विद्यार्थियों। इसके अलावा वाक्य के बीच में किसी विदेशी भाषा के शब्द के आने पर भी इसका प्रयोग कहते हैं। जैसे उसका उत्तीर्ण होना डाउटफुल है, तो ये विदेशी भाषा का शब्द आ गया डाउटफुल, तो इकरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये तो इसके बारे में बताया था। अब दोहरा उद्धरण चिन्ह को देख लेते हैं। इस प्रकार से ये चिन्ह बनता है। अभी आपको इसका चिन्ह भी बताया था, एक बार पुनः आप देख लें। इस प्रकार का चिन्ह होता है, 66 की तरह और 99 की तरह इसको बना दें आप। ठीक है, अब देखो, किसी कवि, लेखक या विचारक के कथन को जब ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मतलब दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास ने कहा
या राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ऐसी स्थिति में जो तुलसीदास जी ने कहा है, इसको हमने एज इट इज उतार दिया, ऐसा का ऐसा उतार दिया। उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था, यदि परहेज नहीं करोगे तो बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते, तो इस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ नहीं, यहाँ तो 66 की तरह लिख दीजिए और यहाँ 99 की तरह लिख दीजिए आप। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो यहाँ देखिए, यहाँ सिंगल इसका उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, इकरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि दिल्ली चलो, तो देखो इन्होंने का कथन है, ऐसा का ऐसा इसको उतारा है, तो दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और दोहरा उद्धरण चिन्ह से पहले इस कोमा का प्रयोग होता है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, इसका भी ध्यान रखना। अगला है योजक चिन्ह। कौन सा? योजक चिन्ह, जिसको हम हाइपन साइन भी कहते हैं। द्वितु सहचर शब्दों में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। और योजक चिन्ह का आपको पता है, द्वंद्व समास में आपने इसका उदाहरण देखा होगा। इस चिन्ह के द्वारा दो शब्दों को जोड़ा जाता है। इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य या दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। सामासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है, जैसे रात दिन। तो इन दोनों के बीच में जो ये प्रयोग हो रहा है, ये योजक चिन्ह है। 5-5 या जय पराजय, राष्ट्रभक्ति, माता पिता, ठीक है, पाप पुण्य, तो ऐसी स्थिति में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। तुलनात्मक शब्द में जैसे सा सी से का जो प्रयोग करते हैं, तो उससे पहले भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कमल से, तो से पहले इसका प्रयोग हो रहा है, ठीक है। कमल से पेड़, तो से पहले हो रहा है। कली सी कोमलता, तो यहाँ प्रयोग हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा पीला सा, खेलते खेलते, यहाँ भी इसका प्रयोग हो रहा है। सुख दुख, यहाँ इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। सभी के जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, तो ये आ गया यहाँ पे। सफलता पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, तो इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा जो निर्देशक चिन्ह है, डैश जिसको हम बोलते हैं, इसका भी प्रयोग किया जाता है। जैसे वार्तालाप संबंधी लेख में वक्ता के नाम के आगे और जहां उदाहरण देना हो वहां यथा जैसे आदि शब्दों के आगे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने लिखा जैसे, तो जैसे के बाद में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे महाराज द्वारपाल जाओ, तो इस प्रकार देखो यहाँ इस प्रकार आ जाता है। द्वारपाल ने कहा जो आज्ञा स्वामी, ठीक है। फिर किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद या किसी कथन के उद्धृत करने, उदाहरण देने, किसी का नाम जैसे कवि लेखक आदि का लिखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए, हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए, तो ऐसी स्थिति में इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है, डैश का प्रयोग होता है। जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी इत्यादि। माँ ने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए, तो यहाँ पर भी इस डैश का प्रयोग किया जाता है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संवादों को लिखने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। राम तुम कहाँ पढ़ते हो, यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है। सीमा मैं जवाहर स्कूल में पढ़ता हूँ। कहना, लिखना, बोलना, बताना शब्दों के बाद में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसी दास जी ने कहा है, देखो यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। इसके अलावा किसी प्रकार की जो सूची है उसके पहले भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रथम श्रेणी में पास होने वाले छात्रों के नाम निम्नलिखित है, तो यहाँ देखो इसका प्रयोग, जैसे रवि, सुभाष, कमल, नरेश वगैरह जो भी है। जहाँ किसी भी विचार को विभक्त कर बीच में उदाहरण दिए जाते हैं, वहाँ दोनों ओर इसका प्रयोग किया जाता है। राम बाजार से कुछ सामान लाया, जैसे ये देखो यहाँ चिन्ह का प्रयोग होगा, कपड़े, किताबें, ठीक है, इस प्रकार। आगे अगर हम देखें तो कोष्ठक चिन्ह का भी आपने नाम सुना होगा। कोष्ठक देखो इस प्रकार का भी कोष्ठक कई बार लिखते हैं। ऐसा कोष्ठक भी मिलता है, ऐसा कोष्ठक मिलता है जिसको ब्रैकेट बोलता है इंग्लिश में, ठीक है। किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपकी सामर्थ्य शक्ति को मैं जानता हूं, तो आपकी सामर्थ्य को मैं जानता हूं, सामर्थ्य को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक में हमने क्या लिखा है, शक्ति लिख दिया, सामर्थ्य को स्पष्ट करने। नाटकों में अभिनय को स्पष्ट करने हेतु पात्रों की क्रियाओं, मनोभाव का स्पष्टीकरण कोष्ठक के अंतर्गत किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक वाक्य लिखा हुआ है, अभिमन्यु यदि वीर हो तो एक एक करके मेरे साथ युद्ध करो। तो यहाँ पर अभिमन्यु यानी कि कुछ आगे बढ़कर, अभिमन्यु कहता है कुछ आगे बढ़कर इस बात का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार विषय, विभाग, सूचक अंकों अथवा अक्षरों को प्रकट करने के लिए भी कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो इनको देखो इस प्रकार से
अलग अलग करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जा रहा है। पारिभाषिक शब्दों के अंग्रेजी पर्याय को कोष्ठक में लिखा जाता है। जैसे आवेदक पत्र जमा कराने की तिथि में 4 दिन की छूट दी जाती है, तो छूट को समझाने के लिए देखो हमने इस प्रकार से इसका प्रयोग किया, रिलैक्स। छूट का मतलब क्या है, यहाँ पे रिलैक्स दिया गया है, तो इस प्रकार से होता है। बहुत सारे चिन्ह है, कई प्रकार से हम कोष्ठक चिन्ह लगाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही कोष्ठक चिन्ह होते हैं जो अभी हमने आपको बताए थे। इस प्रकार के ये होते हैं, 3 ही होते हैं, बाकी तो फिर अलग अलग लिखने की जो शैली है उसके अनुसार इसका प्रयोग करते हैं। जैसे साहित्य साधना का लक्ष्य प्रसिद्ध त्रेत है, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम होना चाहिए, जहाँ चारों वेदों की महत्ता बताई गई है, तो ब्रैकेट में 4 वेदों को हम बता देते हैं, सामवेद, ऋजुर्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इस प्रकार की बात की गई है यहाँ पर। एक होता है हंस पद या विस्मरण या त्रुटि बोधक, कोई सा भी नाम आपको मिल सकता है, और ये इस प्रकार का होता है, इतना बड़ा नहीं होता, छोटा ही लगाया जाता है वहां पर। तो देखिए, जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द छूट जाता है या अक्षर लिखने में छूट जाता है, तो उसे छूटे हुए वाक्य के नीचे हंस पद चिन्ह का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं। ध्यान देना इसमें थोड़ा, ये जो इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं, जैसे माना कि मैंने एक वाक्य लिखा, हमारा वाक्य क्या है, तुम खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम, अब हमने तुम के बाद में मुझे छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, यहां पर इस प्रकार का एक चिन्ह लगाते हैं जिसको हम हंस पद या विस्मरण या त्रुटि बोधक कहते हैं। तो भाई हम इस पद को लिखना भूल गए थे, यहाँ पे कोई पद आना जरूरी था, और इस पद को नीचे की तरफ इस प्रकार यूं लगाकर यहां लिख देते हैं मुझे, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था विद्यार्थियों। ठीक है, अब क्या हुआ, कई विद्यार्थी क्या करते हैं, ऐसे चिन्ह तो लगा देते हैं वो, लेकिन ये मुझे को नीचे लिख देते हैं। कभी भी नीचे नहीं लिखना। जब आप इस अंश पद या विस्मरण या त्रुटि बोधक इस चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं, तो हमेशा जो ये तीर का निशान देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो लाइन जा रही है ना अपनी, उस लाइन के ऊपर ही लिखना है हमेशा, और ये चिन्ह हमेशा नीचे की तरफ लगाना है, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा जैसे मुझे परामर्श करना है, मुझे परामर्श करना, तो इसमें हमने कुछ छोड़ दिया, तो क्या छोड़ा इसमें, जैसे आपसे, मुझे आपसे परामर्श करना था, तो यहां पर इसको लगा के हम यहाँ ऊपर क्या लिख सकते हैं, आपसे शब्द लिख सकते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा एक रेखांकन चिन्ह भी होता है, वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद या वाक्य रेखांकित कर दिया जाता है। जैसे कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद की लिखित सर्वश्रेष्ठ करती है विद्यार्थियों, तो ऐसी स्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम कामायनी महाकाव्य को रेखांकित कर दे, कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ करती है, तो किसी को जब रेखांकन किया जाता है तो इस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना तो आप जानते हैं। एक होता है लाघव चिन्ह या संक्षेप चिन्ह कहते हैं इसको विद्यार्थियों। संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो शब्द पर्याप्त प्रसिद्ध हो जाते हैं अथवा जिन्हें बार बार लिखने की आवश्यकता पड़ती है, उसका पहला अक्षर लिखकर लाघव चिन्ह लगा देते हैं। लाघव चिन्ह होता है छोटा सा ऐसा गोला कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, तो जैसे जवाहरलाल नेहरू है, तो एक तो जैसे बार बार हम जवाहरलाल नेहरू लिखेंगे तो विद्यार्थी लिखते लिखते परेशान हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, जैसे लिख दिया ज के बाद में इस प्रकार का ये चिन्ह लगा देते हैं। इसके अलावा लाल लिख लिया, लाल नहीं लिख के लाल लिख के ये लाघव चिन्ह लगा दिया, और नेहरू की जगह पर ने लिख के और इस प्रकार से लगा देते हैं। ठीक है, ये जो ये लगाए गए ना चिन्ह, ये वाले, इनको हम कहते हैं लाघव चिन्ह। जैसे संवत है, तो संवत पूरा ना लिखकर इस प्रकार लिखा जा सकता है, संवत छोट में, मतलब इनको ज्यादा दिक्कत नहीं। दिनांक है तो दी लिख के यहाँ पे लाघव चिन्ह लगा दो, पंडित की जगह पया लिख के यहाँ पर लगा दो। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं लिख के भाजपा लिख के और ये लाघव चिन्ह लगा दो यहाँ सब पे। जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स है, ठीक है, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स में जैसे यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। जैसे बीए में भी इस प्रकार हम लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इस प्रकार बन जाते हैं। एक होता है विद्यार्थियों लोभ सूचक चिन्ह। लोभ सूचक चिन्ह इस प्रकार से भी आप लगा सकते हैं, या फिर इस प्रकार से भी आप लोभ सूचक लगा सकते हैं। ये तो ज्यादातर पद्यांश में लगाया जाता है, और ये लगाया जाता है गद्यांश में। लगाया जाता है गद्यांश। देखो, जब वाक्य अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोभ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, लोक नायक वही हो सकता है जो उनका सारा काव्य समन्वय ही विराट चेष्टा है। तो यहाँ पर कुछ छोड़ दिया तो इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। तुम मान जाओ वरना, फिर डॉट डॉट कर दिया हमने, यानी कि यहाँ पर कुछ पद्यांश को हमने छोड़ दिया है, तो इस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है।
अगर सॉरी वो गद्यांश में छोड़ा गया था, ये पद्यांश में छोड़ा जाएगा। एक ही तो असीम उल्लास विश्व में पता विविध भास, और पूरा एक पद्यांश छोड़ दिया, यहाँ पर पूरी लाइन छोड़ दी हमने, और इसकी जगह पे ये लगा दिया क्रॉस क्रॉस। ठीक है। वही उर उर में प्रेमोच्छ्वास, काव्य में रस कुसुमों में वास। तो इस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए ये जो हम बता रहे हैं, काफी देर से बता रहा हूं मैं, इस प्रकार की जो लाइन का प्रयोग किया जाता है, ये चिन्ह गद्यांश के लोप होने के लिए किया जाता है। और ये जो क्रॉस क्रॉस है ना इस प्रकार से ये वाला, तो इसका प्रयोग हम पद्यांश के लिए करते हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा होता है एक विवरण चिन्ह। कौन सा होता है विवरण चिन्ह? विवरण चिन्ह इस प्रकार से होता है, दो बिंदु होती है और एक इस प्रकार का जो डैश होता है। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि कॉलन और डैश दोनों मिलकर इसका प्रयोग होता है। किसी विषय का विवरण देने के लिए या उसकी व्याख्या करने हेतु विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी विषय को समझाने या कथन को स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे संज्ञा 3 प्रकार की होती है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया जा सकता है इस प्रकार से, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यहाँ अल्पविराम का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ तो अल्पविराम का प्रयोग होगा। वेद 4 है, तो यहाँ पर देखो इसका प्रयोग करते हैं हम विवरण चिन्ह का, जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया। अब वो 3 बात कौन कौन सी है? सत्य, अहिंसा और प्रेम। इन 3 बातों पर बल दिया। इस प्रकार से एक होता है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। कौन सा? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह होता है विद्यार्थियों, जहां ऊपर लिखे गए अंश को नीचे की पंक्ति में यथावत ज्यों का त्यों दोहराया गया हो, वहां पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री राधे श्याम लिखा हुआ है, श्री रवि शर्मा, श्रीमान विकास चौधरी, श्रीमान पंकज चौधरी, इस प्रकार लिखा रहे, तो बार बार हम श्रीमान शब्द नहीं लिख रहे हैं, बार बार हम श्रीमान नहीं लिखकर इसकी जगह पर इस प्रकार लिख देते हैं। लिखते हैं ना एज इट इज, हम अगर उसकी जगह पे वो शब्द नहीं लिखकर केवल इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं, तो उसको पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। इसके अलावा एक चिन्ह होता है तुल्यता या तुल्य सूचक या समता सूचक शब्द होता है, बराबर का साइन जिसे हम कहते हैं। किसी शब्द का समान अर्थ, मूल्य, मान का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अग्नि मतलब आग, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्यार्थियों इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो सब जगह देखो ये चिन्ह का प्रयोग हो। ठीक है, आगे अगर हम देखें इति श्री या समाप्ति चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे इस प्रकार होता है ये। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। किसी अध्याय की समाप्ति पर, किसी ग्रंथ की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने मेरे विद्यार्थियों, मेरी जो भी बुक्स वगैरह आती है, जो भी नोट्स वगैरह है, आपने देखा होगा जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में मैं इस प्रकार का चिन्ह अमूमन लिखता हूँ विद्यार्थी। ठीक है, तो हमेशा इस चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा एक होता है विकल्प चिन्ह। कौन सा? विकल्प चिन्ह होता है जैसे जब 2 या 2 से अधिक में से किसी एक को चुनने का विकल्प हो, तो ऐसी स्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, देख लें आप। जैसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जैसे कवयित्री, कवियत्री और कवयत्री शब्द, इनमें से ये इस प्रकार का जो चिन्ह है इसको हम विकल्प सूचक चिन्ह कहते हैं। कौन सा कहते हैं? विकल्प सूचक चिन्ह कहते हैं। और यहाँ पे वैसे अगर इसका आंसर जानना विद्यार्थियों, तो कवयित्री होता है। कौन सा होता है? कवयित्री राइट है, कवियत्री नहीं होता, ये सब गलत है। तो इनमें से एक विकल्प चुनना है, तो ये वाला विकल्प चुन लिया। लेकिन हम मेन समझ क्या रहे हैं, यहाँ पर विराम चिन्ह सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चिन्ह है ये किसका है? विकल्प सूचक चिन्ह है। कौन सा है? विकल्प सूचक चिन्ह। एक होता है संकेत चिन्ह। संकेत चिन्ह देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकार का भी हो सकता है, इस प्रकार का भी हो सकता है। लिखते समय यदि बहुत बड़ा अंश छूट जाए या कुछ और छोड़ना हो और संकेत चिन्ह लगाकर लिख दिया जाता है विद्यार्थियों। कभी कभी किसी शब्द या कथन की व्याख्या विशेष अर्थ को प्रकट करने हेतु इस चिन्ह को लगाकर नीचे स्पष्ट कर दिया जाता है कि इस चिन्ह का कोई निश्चित आकार प्रकार नहीं होता है, कोई बड़ा लगाता है, कोई छोटा लगाता है। अलग अलग स्रोतों में आपको अलग अलग इसकी जानकारी मिलती है साथियों। तो इसी के साथ ये जो विराम चिन्ह वाला टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया साथियों। उम्मीद कर रहा हूँ ये जानकारी आप तक जो पहुँचाई है मैंने, काफ़ी दिल से मेहनत करके पहुँचाई है। आपका भी कर्तव्य बनता है कि तो आप अधिक से अधिक लोगों के साथ पहुँचाए। और आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है
आप कमेंट करके ज़रूर बताना सर। थैंक यू।